उत्तराखंड में आपकी चुनावी तैयारी 15 और 16 नवंबर को हरिद्वार और ऋषिकेश दौरे पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल। भाजपा को चुनावी प्रबंधन में भी टक्कर दे रही कांग्रेस, दिल्ली से सीधे आकर आम जनता की थाह ले रहे कांग्रेस नेता, 2022 के पहले तेज हुई कवायद। प्रियंका गांधी की महिलाओं को 40% टिकट देने को लेकर कांग्रेस नेत्रियों में जोश, यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी पार्टी के फैसला लेने की उम्मीद। देवोत्थानी एकादशी पर कुमाऊं मना रहा बूढ़ी दिवाली, तुलसी विवाह की एकादशी सोमवार को 2 दिन रहेगी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी। हल्द्वानी में जोहार महोत्सव में नजर आई शौका समाज की विशिष्ट संस्कृति, महिलाओं ने लगाए पारंपरिक खान पान के स्टॉल्स। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। इगास उत्तराखंड का सांस्कृतिक पर्व है, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दांत के दिन छुट्टी का ऐलान किया था, लेकिन इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाए थे कि इगास की छुट्टी भी सरकार घोषणाओं में शामिल हो गई है। इस साल 14 नवंबर को इगास है और इस दिन रविवार है, लिहाजा इगास की छुट्टी की घोषणा का लाभ इगास प्रेमी लोगों को नहीं मिलने जा रहा है। और अहम बात यह है कि सरकार की ये घोषणा भी केवल इसी साल के लिए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस के कार्यकाल में तो रविवार क्या शुक्रवार के दिन की छुट्टी नमाज पढ़ने के लिए दी जाती थी। मंगशीर की दिवाली जो एक बड़े हिस्से में मनाई जाती है, तो ये हम इनको फिर से जो इनको हमने अपने लोगों से कहा इसको एडॉप्ट करिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि वैलो के प्रोग्राम में मैं कम से कम नहीं चला गया हूँ, मैं तो पिछले 20 साल से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अब के सरकार ने छुट्टी की, पहले तो इतनी हड़बड़ाहट में थे कि छुट्टी के दिन छुट्टी कर दी थी। एक नेता इच्छा जब वो मुख्यमंत्री थे ना, तो उनके एक बात करूंगा, अब मैं लिया छुट्टी करी जो हमारे यहाँ त्योहार होना, जो प्रमुख त्योहार होना, मतलब 14 तारीख भल जो है हमारे यहाँ एक इगास त्योहार हो, जैसे कुनान बड़ी दिवाली 11 दिन बाद हो, 11 दिन बाद दिवाली पूरा उत्तराखंड में अलग अलग जाग में हो, तो मैं कह दिन छुट्टी कर देना, क्योंकि एक दिन सब लोग अपन घर में जाना, दूर दूर बैठे होना, अगर दफ्तर लागलो तो ऑफिस खुलो तो उन्होंने दिक्कत हो। जब मैं छुट्टी करी तो जो है अपन कैबिनेट लगी थी, एक दिन तो अतवार छो, अतवारा दिन छुट्टी करेली मुख्यमंत्री। अरे मिल की भैया अतवारा दिन छुट्टी न कर रहा है, एक दिन बाद एक छुट्टी करेली, जिस दिन अतवार छो वो कहे अगले दिन के लिए छुट्टी करेली। खबर देहरादून से है, जहां हाल ही में विजय शंखनाद रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में दी गई सरकारी नौकरियों का विवरण दिया था। साथ ही भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 3200 सरकारी नौकरियों का विवरण देने की चेतावनी दी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे लोगों के नाम भाजपा बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर पलटवार करते हुए भाजपा सरकार में अब तक सरकारी नौकरियों के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि अब तक 11,056 युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं, जबकि 8,527 पदों पर भर्ती चल रही है। इसी के साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरदा पर तीखा वार करते हुए कहा कि अगर आपकी सरकार में 3,200 सरकारी नौकरियां दी गई तो उसका विवरण उपलब्ध करा दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अपनी घर गृहस्थी चलाना लगभग असंभव होता जा रहा है, उसको बिल्कुल बहुत एनालिटिक तरीके से यहाँ पर रखा, और मैं उसके लिए बहुत इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत तर्कसंगत तरीके से महंगाई की जो आज स्थिति है।
खबर नैनीताल से है, जहां आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया। वहीं अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंबादत्त आर्य ने बताया कि तैयारियों के क्रम में 16 और 17 नवंबर को नैनीताल में अनुसूचित मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया जाएगा। मोर्चा के पदाधिकारियों को चुनाव के मद्देनजर अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। आगामी 16 और 17 तारीख को अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी 16 तारीख को हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक और 17 तारीख को हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी सुनिश्चित हुई है। उसमें हमारे संगठन के द्वारा जो कार्य किए हुए हैं और जो हमारे प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जितनी योजनाएं हुई हैं उन योजनाओं का विवरण उसमें आएगा और जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी वगैरह बने हैं इनको भी आने वाले समय में चुनाव में किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाएगी उसकी भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा 2022 के मद्देनजर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर से बूथ लेवल तक मजबूती के लिए मेहनत करती नजर आ रही है। वहीं महंगाई को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को घेर रही है। आपको बता दें, रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मदिन पर कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता की थी, जहां केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कांग्रेस के जन जागरण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस महंगाई की मार मोदी सरकार सो रही है। हमारे राज्य से यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के दिन से 14 नवंबर 2021 से जन जागरण अभियान पूरे देश में शुरू कर रही है। जन जागरण अभियान 14 से 29 नवंबर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत देश के तमाम प्रदेशों के प्रमुख नेता अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पदयात्राएं करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। जिस क्षेत्र में वो पदयात्रा कर रहे होंगे, जनता से जुड़ाव के लिए एक मास कांटेक्ट मास अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए वहां रात्रि विश्राम भी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पिथौरागढ़ में जिला मुख्यालय के चंडाक रोड स्थित वरदायनी मंदिर परिसर में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनिर्मित 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री ने कहा, ये भूमि देवों एवं वीरों की भूमि है। तिरंगा युवाओं में देशभक्ति के जज्बे के साथ ही देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। एक और खबर देहरादून से है, जहां घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के गुलेल से शीशे तोड़कर टप्पेबाजी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपी मनीष, संदीप और महेंद्र कुमार को अरेस्ट किया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने यूपी, दिल्ली, हरियाणा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। आपको बता दें, बीते कुछ समय पहले थाना बसंत विहार पुलिस को ऋषभ शाह ने शिकायती पत्र दिया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया घर के बाहर खड़ी गाड़ी से शीशा तोड़कर लैपटॉप और अन्य सामान चोरी हो गए हैं, जिसकी तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को दिल्ली से अरेस्ट किया है। की चोरी के साथ साथ उनका डाटा भी सारा करना। देखिए, इंटर स्टेट गैंग है जो कि गाड़ियों में रखे लैपटॉप चोरी करता था। ये बेसिकली गुलेल के माध्यम से शीशों को तोड़ता था और वहां से लैपटॉप चुरा कर फिर ये विभिन्न माध्यमों से बेचते थे। बेसिकली मोस्टली जो लैपटॉप इन्होंने चोरी किए थे वो ये दिल्ली में बेचते थे। कहां बेचते थे, किसको बेचते थे, ये दौरान विवेचना हम पता करेंगे। क्योंकि ये इंटर स्टेट गैंग है तो इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। खबर रुड़की से है, जहां इब्राहिमपुर ग्राम में खनन माफियाओं ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की। मारपीट में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को घंटों तक बाधित रखा। मौके पर पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। आपको बता दें कि पीड़ित किसानों द्वारा आरोप लगाया गया है कि ग्राम इब्राहिमपुर में रामपुर के कुछ खनन माफियाओं द्वारा पिछले कई महीनों से सुलानी नदी से अवैध खनन का धंधा किया जा रहा है।
किसानों का कहना है कि इसकी शिकायत उनके द्वारा कई बार पुलिस प्रशासन से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वहीं आज जब खनन माफिया इब्राहिमपुर गांव की सुलानी नदी में खनन कर रहे थे तो वहां ग्रामीणों ने उसका विरोध किया और कहा कि उनके खेतों का रास्ता खराब किया जा रहा है, जिस पर खनन माफियाओं ने विरोध कर रहे ग्रामीणों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करते हुए उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया। हमले में 3 ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गए। ग्रामीणों द्वारा रोड जाम कर दिया गया था कुछ घायलों को लेकर, और इस बात को लेकर यहाँ पे उनसे वार्ता की गई। बाद में मेडिकल के लिए लोगों को भिजवाया गया। कितने लोग घायल हैं? इसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लाठियां वगैरह किसी पे नहीं बांधी गई हैं। इसमें जो ग्रुप इनसे बात हुई थी तो बाद में सहमति बनी कि घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया जाए, और इसी सहमति के आधार पर हॉस्पिटल जब इनको भिजवाया जा रहा था तो इन्हीं में से भीड़ में से ये ग्रुप ने उसका विरोध किया और उसी बात को लेकर एक छीना झपटी और रस्साकशी रही। इनके अभी काफी सर में चोट भी है, एक बंदे के, और एक मरीज के पैर में भी चोटें हैं और सर में भी चोटें हैं, गुम चोटें भी बता। तो अभी मरीज तो हमारे पास स्टेबल हैं, सारे मरीज स्टेबल हैं। अभी देखते हैं कि अभी तक किसी की बिगड़ती हालत तो रेफर करते हैं। जी, जो खनन की चोरी कर रहे थे जी, इसके पति को चोट लगी थी। जब ये उसकी सुन हो गई रास्ते में, इस पर भी मार पिटाई की उन्होंने, और प्रेगनेंट भी, उसमें भी से दिक्कत हो रही है और पैरों में भी। जी, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस क्या कर रही है? जी, पुलिस कुछ नहीं कह रही थी, मैं तो खड़ी होकर तमाशा देख रही हूँ। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश कार्यालय में आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया किसानों के हक की आवाज उठाने और केंद्र द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी 15, 16 और 17 नवंबर को उधम सिंह नगर में आप सांसद भगवंत मान की अगुवाई में किसान संकल्प यात्रा निकालने जा रही है, जो जसपुर से विधानसभा से शुरू होकर खटीमा विधानसभा तक 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आप शुरू से किसानों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देती आ रही है और केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध करते हुए किसानों की मांगों का पूरी तरह से समर्थन करती है। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करती है, किसानों की मांग को समर्थन करती है, देती है, और केंद्र सरकार इन कृषि कानून की आड़ में कृषि को व्यवसाय बनाना चाह रही है, लेकिन जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में संभव नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी मान्यता कृषि से जुड़ी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भूमि से जो उपज होती है, हम उस उपज और भूमि की पूजा करते हैं, और हमारे धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक त्योहार भी, ओणम हो, चाहे बिहू हो, बैसाखी हो, कृषि से आधारित हैं। तो ऐसे प्रदेश में इन कानूनों का चलना संभव नहीं है। इसमें किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे संगरूर से सांसद माननीय भगवंत मान जी, जो जननायक और लोकनायक भी कहे जाते हैं, जिस प्रकार से संसद में अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और शब्दों की व्यापकता से जनता को समझाने में कामयाब रहते हैं, वो आ रहे हैं 15, 16, 17 तारीख को जसपुर से लेकर खटीमा तक आम आदमी पार्टी किसान संकल्प यात्रा निकालेगी। खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड के पर्व इगास को हर्षोल्लास से मनाने व गांव से शहर गए लोगों में अपने गांव के प्रति प्रेम जगाने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी अपने पैतृक गांव में जाकर इगास पर्व को मनाएंगे, जिसमें क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोहली व सभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व क्षेत्रीय जनता प्रतिभाग करेगी। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिले के सभी तहसीलों में आंगनबाड़ी वर्कर्स और बीएलओ की ओर से स्कूटर रैली निकाली गई। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने फ्लैग ऑफ कर रैली की शुरुआत की। इस मौके पर सभी ने अपने 2 व्हीलर्स पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पोस्टर्स चिपकाए। इस मौके पर ट्रांसजेंडर अदिति शर्मा गजल और करिश्मा ने बिना प्रलोभन के मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ के साथ रैली की शुरुआत करवाई। की गरिमा को अक्षुण्ण रखते डॉक्टर अखिलेश मिश्र, मैं नोडल अधिकारी हूँ जनपद देहरादून में स्वीप प्रोग्राम के लिए, और स्वीप प्रोग्राम के तहत हम
व्यापक स्तर पर ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तर तक विविध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और हर उस प्लेटफार्म का जो मतदाताओं को जागरूक कर सके, शिक्षित कर सके, हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अन्य कोई भी सामाजिक प्लेटफार्म हो। तो अभी युवा कल्याण विभाग द्वारा ये खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। तो ये कबड्डी प्रतियोगिता आज है। यहाँ पे पूरे जनपद से हमारे लगभग 150 के करीब खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, सभी हमारे 6 विकास खंडों के। तो आज इनको मतदाताओं के बारे में मताधिकार के बारे में बताया गया और कैसे वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं, इस बारे में उनको अवगत कराया गया। और इसी बीच आपको सीधे लखनऊ ले चलेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। देश के पूर्व गृह मंत्री, प्रदेश के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश शासन में विधि एवं न्याय मंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, माननीय सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी, माननीय सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, माननीय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, श्री अविनाश त्रिवेदी जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक त्रिवेदी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, माननीय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, श्री अविनाश त्रिवेदी जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक ब्राह्मण परिवार के अध्यक्ष सम्मानित श्री शिवशंकर अवस्थी जी, श्री वीरेंद्र तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के अध्यक्ष श्री सुधाकर त्रिपाठी जी, श्री अरविंद त्रिपाठी जी, श्री सुरेश त्रिवेदी जी और इस संपूर्ण कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे श्री रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी जी और भारी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका आज के इस कार्यक्रम में आपका दर्शन हुआ, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विशेष रूप से मैं माननीय श्री शिवशंकर अवस्थी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कारण आप सबसे संवाद करने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। यहां पर इससे पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का उद्बोधन भी यहां पर प्राप्त हुआ होगा और भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो वह एक संकल्पना अपने आप सबके सामने आ जाती है। ब्राह्मण का मतलब संस्कार से है, संस्कृति से है, धर्म से है, जिसने सम विषम परिस्थिति में धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, संस्कृति के पथ का अनुसरण किया है और जिसके कारण सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत की सनातन धर्म की नींव तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अंदर आज भी अड़िग रूप से बनी हुई है, वह सचमुच वही सच्चा ब्राह्मण है जिसके प्रति हर व्यक्ति नमन करता है और उसको कोटि कोटि नमन करते हुए सदैव श्रद्धा भाव के साथ देखता है। समाज
जो सम्मान का भाव रखता है, इन्हीं मूल्यों के कारण रखता है। और वो उन्हीं मूल्यों पर आधारित है। हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की आधार उन्हीं पर टिकी हुई है। स्वयं कष्ट भोगना, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, संस्कृति का बाल बांका नहीं होने देंगे। और यही तो जो हमारा संकल्प रहा है, यही संकल्प दुनिया के अंदर बहुत सारे मत, मजहब, संप्रदाय, उपासना विधियां आई, सब समय के अंदर इतिहास के कालखंड में समाहित हो गई। अगर एक सनातन धर्म जीवित रहा है और आज भी पूरी दुनिया के अंदर अपने भगवे झंडे को गाड़ करके मजबूती के साथ चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि वह ब्रह्म तत्व हमारे पास मौजूद है, जो इसकी आत्मा में सदैव विराजमान रह करके स्वयं कष्ट सहते हुए भी उसको आंच नहीं आने देता है। और जब भी हम इसको लेकर के चलते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम सब अपने आप को और अपने पूर्वजों को भी गौरवान्वित करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे याद है 2019 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होना था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुंभ ऐसा होना चाहिए जो अब तक का सबसे अच्छा हो। और उस समय प्रयागराज में जब कुंभ के आयोजन को करना था, तो मैंने एक चीज उस समय ढूंढी कि दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल अगर किसी ने बनाई थी, तो उसके प्रणेता थे और उसके कुलपति थे महर्षि भारद्वाज। आप प्रयागराज में जाइए, लगभग अगर मैं गिनती से बोलूं, लगभग 13,000 14,000 वर्षों के बाद महर्षि भारद्वाज की भव्य प्रतिमा हम लोगों ने प्रयागराज में लगा करके लोगों को बताया कि ये प्रयागराज की पहचान महर्षि भारद्वाज से है। जहां पर भगवान राम वन जाते समय भी और वन से वापस आते समय भी उन्हें प्रणाम करने के उतरते हैं, और उतर करके उनकी साधना और उनकी तपस्या के लिए, लोक कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए तप और उनकी साधना के प्रति वहां पर श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अभी पिछले दिनों जब मुझे बस्ती जनपद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, वहां मेडिकल कॉलेज बना, लोगों ने अलग अलग नाम रखे। मैंने कहा भी देखो, इस सब नाम से कोई फायदा नहीं है। बस्ती की पहचान महर्षि वशिष्ठ से है, यहां के मेडिकल कॉलेज का नाम भी महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज ही होगा। देवरिया में मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बनाया। इसी सत्र में अभी प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है पिछले महीने 25 तारीख को। मेडिकल कॉलेज का नाम क्या होना चाहिए? मैंने कहा भी देखो, देवरिया है ही है महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर, और पूज्य देवराहा बाबा के नाम पर यहां के मेडिकल कॉलेज का नाम होना चाहिए। जहां से इस धर्म और संस्कृति को ताकत मिलती है, एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नया प्रकाश प्राप्त होता है। उन सबको आदर्श मान करके हमें सदैव बेझिझक आगे बढ़ जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जब भी हम आदर्श मान करके महापुरुषों को लेकर के चलेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं, और उस विश्वास के साथ ही आज मैं आपके पास आया हूं यही कहने के लिए, क्या हम सबको अच्छा लगता है जिस अफगानिस्तान का संबंध हमारे देश से रामायण काल का भी रहा है और महाभारत काल का भी रहा है। उस अफगानिस्तान में जब तालिबानी घुस करके आधी आबादी महिलाओं के साथ जो बर्बरता ढाते हैं, बच्चों के साथ जो बर्बरता ढाते हैं, क्या उस प्रकार के तालिबानी कृत्यों का क्या कभी कोई सभ्य समाज समर्थन कर सकता है? कभी नहीं। कोई सभ्य समाज इस प्रकार की बर्बरता का समर्थन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। जब भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए एक तरफ आजाद भारत में देश के अंदर देश की रियासतों को जोड़ने वाले
राष्ट्र नायक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने भारत के अंदर उस समय सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के माध्यम से एक नई अलग जगह की सांस्कृतिक क्रांति की नई ज्वाला प्रतिष्ठित की थी। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी हैं। लोग सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी, जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का कोई भी सभ्य समाज और कोई भी सभ्य नागरिक इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए। अगर सरदार पटेल भारत की सभी देशी रियासतों को एकजुट करने में उस समय अगर कहीं भी कोई गलती रह गई होती, क्या बदरंग चित्र होता भारत का। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो ब्राह्मण सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे और अपना संबोधन दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे।